हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, पिछले सेशन में या पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन शामिल थे या टॉपिक शामिल थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि 20 तारीख में जो आपका एग्जाम है, 20 तारीख के एग्जाम के लिए हम एक रिवीजन कर रहे हैं, एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी बुक के सारे कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम फास्टली रिवीजन कर पाएं और एग्जाम के अंदर हम उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से तैयार कर पाएं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप सबसे पहले देखें। ये लगभग आपको 1 घंटे की एक क्लास मिल रही होगी, 40-50 मिनट की एक क्लास मिल रही होगी, जिसमें हमने पार्ट 1 में लगभग, है ना, बहुत फास्ट तरीके से लगभग 50 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और उनको कवर किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे द्वारा 2024 और 2025 आईटी 12वीं क्लास का पेपर भी आपको पूरा सॉल्व करवाया गया है, और साथ ही साथ उसमें आंसर राइटिंग के अप्रोच पर भी चर्चा करी गई है, या बताया गया है कि आपको 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर को किस अप्रोच के साथ आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर लिखना है या एग्जाम के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीटली देख लें। ठीक है, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, चलिए, तो 3 नंबर में हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एसडीएलसी के चरण की। ठीक है, एसडीएलसी के चरण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा आज का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की क्या होती है, स्टैक क्या है, पॉप पुश और पॉप को समझाएं, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। लूप के प्रकार बताएं, एरे क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। इसके पहले हम लगभग अपने 52 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो एसडीएलसी के जो चरण है उनमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट या आवश्यकता, फिर आता है डिजाइन, फिर आता है विकास या जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है परीक्षण जिसको टेस्टिंग बोलते हैं, फिर आता है परिनियोजन जिसको हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, और फिर आता है रखरखाव जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो अभी 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि एसडीएलसी के चरण बताएं, तो आप इनको बता सकते हैं और इनको एक लाइन में आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला आता है आवश्यकताओं का विश्लेषण, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपयोग करता है कि जरूरतों को समझना और दस्तावेज तैयार करना। फिर आता है डिजाइन, सिस्टम और सॉफ्टवेयर की रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन के अंतर्गत आता है। फिर आता है विकास और प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड कोडिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर का वास्तविक निर्माण यहीं पर होता है। फिर आता है परीक्षण, परीक्षण में क्या होता है, टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढना और उनको सुधार करना। फिर आता है परिनियोजन, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, यानी सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए उपलब्ध कराना का कहलाता है, डिप्लॉयमेंट कहलाता है। फिर आता है रखरखाव या मेंटेनेंस, जिसमें अपग्रेड और बग्स वगैरह फिक्स करना या इनको देखना शामिल होता है। तो ये आप 5 नंबर के लिए कंप्लीट क्वेश्चन है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर से 5 नंबर कैसे बनाएंगे और 5 नंबर से 7 नंबर कैसे बनाएंगे, या दो हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मिला के 7 मार्क्स भी बना सकते हैं, अगर टॉपिक सेम होते हैं। 7 नंबर में हमसे 2 टॉपिक ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमने 3 नंबर में पढ़े हैं, या हमारे पास उतना डेटा है तो हम उसको एक बड़े क्वेश्चन में भी फ्रेम कर सकते हैं, हमने आंसर राइटिंग में सीखा हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। ये हमें पता होना चाहिए। कंपाइलर आपसे 3 नंबर में अलग सेपरेट पूछा जा सकता है, या इंटरप्रेटर आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें विशेषता आती है काम करने का तरीका। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में क्या करता है, बदलता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है, मशीन कोड में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को तुरंत पढ़कर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या निष्पादित करता है। ठीक है, स्पीड या गति की बात करते हैं तो इसकी जो एग्जीक्यूशन या निष्पादन जो होता है कंपाइलर का, वो तेज होता है, और इसका क्या होता है भाई, इंटरप्रेटर का थोड़ा धीमा होता है। त्रुटि या एरर की पहचान की हम बात कर ले तो सभी त्रुटियां एक साथ कंपाइल के दौरान क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, और इसमें क्या होता है, त्रुटियां केवल उस लाइन पर दिखाई देती हैं जिस जो लाइन अभी क्या हो रही है, चल रही। क्यों, क्योंकि ये एक एक लाइन को क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, एक एक लाइन को क्या करता है, रीड करता है और फिर आपको वो दिखाता है। आगे हम बात कर लें मेमोरी उपयोग की, तो अधिक मेमोरी लेता है कौन, कंपाइलर, और कम मेमोरी कौन लेता है, तो इंटरप्रेटर लेता है। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो कंपाइलर में हमें कौन सी लैंग्वेज मिलती है, सी और सी प्लस प्लस देखने के लिए मिलती है, और इंटरप्रेटर में हम देखते हैं तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसको संक्षेप में 3 नंबर के लिए भी हम अगर देखें तो आप कह सकते हो कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम
जो होता है उसको मशीन कोड में बदल देता है, और तेज क्या करता है, एग्जीक्यूशन या निष्पादन करता है। और इंटरप्रेटर जो है ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है और तुरंत क्या करता है, निष्पादन करता है, और इसकी स्पीड कैसी होती है, धीमी होती है। तो ये आप 3 नंबर में भी फ्रेम कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भाई प्राइमरी की और फॉरेन की। इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है ना, प्राइमरी की और फॉरेन की। टेबल के फॉर्म में मैंने बताया हुआ है इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन बन जाएगी भाई, प्राइमरी की जो है वो टेबल में रिकॉर्ड को अनूठा या विशिष्ट पहचानने के लिए या विशिष्ट पहचान देती है। और फॉरेन की जो होती है ये किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को क्या करती है, रेफर करने के लिए होती है, ठीक है। विशिष्टता हम देख लेते हैं, यूनिकनेस देख लेते हैं। तो ये क्या होती है भाई, यूनिकनेस, या क्या होती है, हमेशा अनूठी होती है या अलग होती है, ठीक है, ये यूनिक होती है। और ये क्या होता है, एक जैसा मान कई बार भी इसमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नल मान या नल वैल्यू की हम बात करते हैं तो नल नहीं हो सकता है, और ये जो है फॉरेन की ये हो सकती है। उद्देश्य की या पर्पस की बात कर लेते हैं तो रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए इसको बनाया जाता है, और ये तालिकाओं के बीच संबंध बनाने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर स्टूडेंट आईडी की बात करोगे तो स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की कह सकते हैं, पर स्टूडेंट आईडी इन मार्क्स टेबल रेफरिंग आ स्टूडेंट टेबल, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगी। दूसरी चीज हम इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कि प्राइमरी की जो है ये प्रत्येक रिकॉर्ड की क्या होती है, अनूठी पहचान होती है। और फॉरेन की जो होती है दूसरी टेबल की प्राइमरी की को जोड़कर क्या करती है, संबंध बनाती है, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम के पहले जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें हमें लगभग 100+ क्वेश्चंस क्या करना है, 100 क्वेश्चंस हमें कवर करना है। तो हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर चल रहे हैं, चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 24-25 वाले पेपर हैं उनको देख सकते हैं, ये जो क्लासेज हैं उनको आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने चीज़ें आपको डिटेल में आराम से बताई हुई है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है कैंडिडेट और अल्टरनेट की को समझाइए। तो कैंडिडेट में आप बताएंगे कि तालिका या टेबल में मौजूद ऐसी कुंजी जो किसी रिकॉर्ड को क्या करती है, विशिष्ट पहचान देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। अल्टरनेट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट को हम बोलेंगे कैंडिडेट की में से वह कुंजी जो प्राइमरी की नहीं बन सकती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट की, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो एक तालिका में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती हैं, पर एक तालिका में एक से अधिक अल्टरनेट की नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य क्या होता है, रिकॉर्ड को अनूठी पहचान या यूनिक पहचान देना, ठीक है। और प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की के अलावा जो अतिरिक्त है ना पहचान होती है वो किसकी होती है, अल्टरनेट की होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर दोनों क्या है, अनूठे हैं या कैसे हैं, यूनिक हैं, दोनों कैसे हैं, यूनिक हैं। तो वो कैंडिडेट की या प्राइमरी की हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी की जो है वो स्टूडेंट आईडी है तो आधार नंबर जो होगा, ठीक है, आधार नंबर क्या होगा भाई, अल्टरनेट की बन जाएगी। तो यहाँ आप इस एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। फिर हम शॉर्ट में बता सकते हैं, अगर 3 नंबर में पूछ ले तो कैंडिडेट की आप बताएंगे तालिका की सभी है ना संभावित अनूठी या यूनिक कुंजियां क्या कहलाती हैं, कैंडिडेट की कहलाती है। उस टेबल की सभी संभावित, ठीक है ना, यूनिक जो कीज हैं वो क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की कहलाएंगी। और अल्टरनेट कीज में बोलोगे कि कैंडिडेट की में जो प्राइमरी की के अलावा बची हुई है वो क्या कहलाएगी भाई, अल्टरनेट की कहलाएगी, ठीक है। अब आता है स्टैक क्या है, पुश और पॉप को समझाइए। ये पूछा गया भाई पिछले बार है ना, पुश और पॉप आपका पिछले बार जो है वो पूछा गया है। स्टैक एक डेटा संरचना है, ठीक है, जिसमें आखिरी में इंसर्ट किया गया या डाला गया आइटम सबसे पहले क्या होता है, आपका निकाला जाता है, सबसे पहले आपको मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, इसको स्टैक को क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उदाहरण हम बात कर लेते हैं तो जैसे प्लेट का ढेर होता है, प्लेट क्या होती है, एक के ऊपर एक लगाई जाती है ना। तो लास्ट वाली इन होती है और फर्स्ट वाली क्या हो जाती है, आउट हो जाती है ना, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, ऊपर की प्लेट सबसे पहले उठाई जाती है, ठीक है। अब इसमें आता है पुश। तो स्टैक में नया आइटम जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं भाई, पुश बोलते हैं, है ना। स्टैक में नया आइटम ऐड करने या जोड़ने की क्रिया को पुश बोला जाता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, स्टैक में हमें अगर 5 जोड़ना है ना, तो स्टैक हमारा क्या बन जाएगा, 2 3 5, है ना। तो ये 5 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। और पॉप क्या हो गया, तो स्टैक में सबसे ऊपर का आइटम निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉप कहलाती है, ठीक है। सबसे ऊपर का आइटम निकलने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, पॉप कहलाती है, ठीक है। यहां आप देखेंगे एग्जांपल, स्टैक से 5 निकालना है तो 2 और 3 आपके स्टैक में शेष रहेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं, ठीक है,
कि स्टैक जो है ये किस पर बेस्ड होता है, लीफों की संरचना पर बेस्ड होता है स्टैक, ठीक है। उसका मतलब जोड़ना होता है और पॉप का मतलब क्या होता है, निकालना। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है आपको याद रखने के लिए, जिसमें आप उसको मेमोराइज कर सकें, याद रख सकें, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है लूप के प्रकार बताएं। तो लूप सबसे पहले क्या होता है ये समझना है। तो प्रोग्राम में किसी काम को बार बार दोहराने के लिए लूप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। प्रोग्राम में किसी कार्य को या किसी काम को या किसी टास्क को बार बार रिपीट करने या दोहराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लूप का प्रयोग किया जाता है। लूप के प्रकार हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप होता है, जब दोहराव की संख्या पहले से ज्ञात हो तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, जब किसी शर्त के पूरा होने तक दोहराव करना हो या किसी कंडीशन के पूरा होने तक रिपीटेशन करना हो तो हम वाइल लूप का यूज करते हैं। डू वाइल लूप क्या करता है, कम से कम एक बार, ठीक है, काम करना जरूरी होता है, फिर शर्त क्या करता है, जांचना होता है, ठीक है। कम से कम एक बार काम करना क्या होता है, जरूरी होता है, फिर ये क्या करता है, शर्त टेस्ट करता है या जांचता है संजीव में। तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये हमने तीन यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ये आप एग्जाम में एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एरे। एरे क्या है, ठीक है। तो एरे एक समान प्रकार के क्या है, डेटा आइटम का क्या होता है, क्रमबद्ध संग्रह होता है। एक समान, ठीक है, एक समान प्रकार के डेटा आइटम का क्या होता है, क्रमबद्ध संग्रह होता है। इसका उपयोग एक ही नाम के तहत कई मानों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एरे में प्रत्येक आइटम का क्या होता है, इंडेक्स या क्रमांक होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं इंट मार्क्स, है ना, तो हमने इसके अंदर रखा हुआ है कि इसको 5 है ना, ठीक है। ये आपका क्या बना है, ये, ठीक है, मार्क्स यहाँ रखे हुए हैं, तो ये क्या होगा आपके, इसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। यहाँ मार्क्स जो है, ठीक है, नाम का एक एरे बना हुआ है जिसमें 5 मतलब 5 मानों को क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स जो होगा वो 0 से लेकर 4 तक आपका रहेगा। इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 4 तक रहेगा, क्योंकि हमने कितने मानों को रखा है, यहाँ पर 5 मानों को रखा है, ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एरे जो है समान प्रकार के डेटा का क्रमबद्ध संग्रह, प्रत्येक आइटम का क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर परीक्षण आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के अंदर या 5 नंबर के अंदर। तो आप बताएंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, परिभाषा लिखेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर की त्रुटियां यानी बग्स और दोषों को ढूंढा और सुधारा जाता है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करे और गुणवत्ता उसकी क्या हो, गुणवत्तापूर्ण हो। उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया, ठीक है। प्रकार की बात करते हैं तो पहला आता है मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें हम हाथ से क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, जिसमें सॉफ्टवेयर या टूल्स के माध्यम से क्या होता है, परीक्षण किया जाता है या टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। मैनुअली में क्या होता है, हम सिस्टम पर बैठकर चेक करते हैं या सिस्टम पर बैठकर एरर देखते हैं या सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेशन में आप सॉफ्टवेयर की या टूल्स की हेल्प से क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं या चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में त्रुटियां खोजने और सही करने की प्रक्रिया होती है ताकि वह सही और भरोसेमंद तरीके से क्या कर सके, सॉफ्टवेयर काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, समझाइए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परिभाषा, यह एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर सेवाएं प्रदान करता है और दूसरा कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट उन सेवाओं का क्या करता है, उपयोग करता है, इसलिए इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। सर्वर क्या होता है, तो डेटा और सेवाएं प्रदान करता है, और क्लाइंट जो होता है ये क्या करता है, सर्वर से सेवाएं मांगता है या मंगाता है और उनका क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट पर वेबसाइट देखना, आपका ब्राउजर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। आपका ब्राउजर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट, ठीक है, हो जाएगा। सर्वर पेज से क्या करता है, सूचनाएं लेकर आता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, क्लाइंट जो है वो सेवाएं मंगाता है और सर्वर जो है वो क्या करता है, सेवाएं या सर्विसेज क्या करता है, सर्विसेज देना मतलब सर्वर, हम ऐसा भी कह सकते हैं, सर्विसेज देना मतलब क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, ठीक है, जो सेवाएं हमें उपलब्ध कराता है, ठीक। चलो आगे हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जो 3 नंबर में बन सकते थे। ऐसे लगभग हम 60 के लगभग टॉपिक्स कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं हमने। लगभग 52, 51, 52 या 50 प्लस टॉपिक जो है वो पार्ट 1 में या फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करे थे। आज हमारा जो है पार्ट 2 है या क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगले पार्ट को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 5 नंबर और 7 नंबर वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं तो 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला तो हम देख सकते हैं SDLC, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे दोनों ही साल पूछा गया है, ठीक है। SDLC को विस्तार से समझाएं, वाटरफॉल मॉडल को चित्र से समझाएं। फिर आता है पुनरावृत्त या इंटरेक्टिव
मॉडल, ठीक है, फिर आता है प्रोटोटाइप मॉडल, फिर आता है स्पाइरल मॉडल और फिर आता है अजाइल मॉडल, ठीक है। ये सारे मॉडल हमने कवर कर रखे हैं, कोई भी आएगा 5 नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है, या 7 नंबर में भी उसको मार सकते हैं। डीबीएमएस के फायदे और नुकसान हमने थोड़ी देर पहले इसको कवर किया है 5 नंबर में, या 3 नंबर के पार्ट में मैंने अलग अलग इसको कवर करवाया हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है इसको हम देखने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं इसी क्लास में, है ना, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 62 है जिसको हम बोलेंगे एसडीएलसी को विस्तार से समझाइए। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एसडीएलसी एक संगठित प्रक्रिया है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर को विकसित करने, परीक्षण करने और परिनियोजन यानी डिप्लॉयमेंट करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर को उच्च गुणवत्ता, समय पर लागत और प्रभावी तरीके से क्या करना होता है, तैयार करने के लिए किया जाता है। एसडीएलसी के कुछ फेज या चरण होते हैं। जैसे पहला फेज आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, पहला फेज क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। पहला फेज क्या हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये क्या करता है, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझना, उनका एनालिसिस करना, ठीक है, और क्या करना, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तैयार करना। इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड वाला फेज आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा फेज आ रहा है, सेकंड फेज, जिसको हम बोल रहे हैं डिजाइन, है ना। तो डिजाइन में क्या होता है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर की रूपरेखा या एक डिजाइन या एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन से तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और कोडिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं या उसके लिए कोडिंग करते हैं। फिर आता है आपका टेस्टिंग, है ना, टेस्टिंग मतलब परीक्षण। तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां जिनको बग्स बोलते हैं, इनको ढूंढना और इनमें सुधार करना मतलब डीबगिंग, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग होता है ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है। ये आगे हम, है ना, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसमें हम सारे टेस्टिंग्स को कवर करने वाले हैं। टेस्टिंग है या परीक्षण, उनके कितने प्रकार होते हैं इनको हम देखने वाले हैं। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं परिनियोजन, है ना। तो सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता या यूजर के लिए क्या करना, उपलब्ध कराना, क्या कहलाता है, डिप्लॉयमेंट कहलाता है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस या लास्ट फेज आता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस या रखरखाव। तो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड, ठीक है, वर्क्स फिक्स करना और आवश्यक सुधार करना क्या कहलाता है, ये मेंटेनेंस कहलाता है, रखरखाव कहलाता है, इसके अंतर्गत ये शामिल होते हैं, ठीक। चलिए आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 63, ठीक है। इसमें आता है क्वेश्चन वाटरफॉल मॉडल क्या है ना। वाटरफॉल मॉडल में से पहले भी हमने इसको 24-25 में कवर किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये आता है वाटरफॉल मॉडल। आपको पता है झरना जो है वो कुछ इस गति से बहता है या कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे क्या होता है, बहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के ऊपर इसका नाम रखा गया है वाटरफॉल मॉडल, जिसमें आप देखोगे तो पहला फेज आता है रिक्वायरमेंट या एनालिसिस का, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है, एक लीनियर सीक्वेंशियल या रेखीय अनुक्रम जो है एसडीएलसी मॉडल है, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास के चरण एक के बाद एक पूर्ण होते हैं। अगले चरण में तभी जाया जाता है जब पिछले चरण आपने क्या कर लिया हो, पूरा कर लिया हो। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वाटरफॉल मॉडल। मतलब पानी जो है पहले यहाँ आएगा तभी तो क्या होगा, फिर आगे जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो आगे भी नहीं जाएगा। वाटरफॉल मॉडल के कुछ चरण हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या आवश्यकता विश्लेषण, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझना और दस्तावेज बनाना। फिर आता है सिस्टम, क्या आता है आपका, सेकंड आता है सिस्टम डिजाइन, ठीक है। सिस्टम डिजाइन में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रूपरेखा तैयार करी जाती है। फिर आता है इंप्लीमेंटेशन या कोडिंग, तो डिजाइन के आधार पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास टेस्टिंग, तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों की पहचान की जाती है और उनका क्या किया जाता है, फिर सुधार किया जाता है। फिर आता है आपके पास यहाँ पर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, परिनियोजन में अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं या यूजर के लिए क्या करना, उपलब्ध कराना या उनके लिए अवेलेबल कराना, ठीक है। और लास्ट फेज जो फेज आता है ना, वो क्या आता है आपका, मेंटेनेंस आता है, जिसमें आप देखते हो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ठीक है। 64 नंबर पर क्वेश्चन आता है पुनरावृत्त या इटरेक्टिव मॉडल, ठीक है। ये भी आप देखोगे इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इटरेक्टिव और पुनरावृत्त मॉडल, ठीक है। डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या होता है, तो इटरेक्टिव मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी का ही मॉडल है, एसडीएलसी का ही मॉडल है, जिसमें सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, और हर भाग को कई बार क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इटरेशन बोला जाता है। इटरेशन के बाद क्या होता है, सिस्टम में सुधार और नए फीचर्स क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट आपका यहाँ आ रहा है, फिर उसका एवेल्युएशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, फिर डिजाइन पर आप जा रहे हो, फिर टेस्टिंग पर जा रहे हो, फिर इंप्लीमेंटेशन पर जा रहे हो, फिर उसकी क्या हो रही है, टेस्टिंग या परीक्षण हो रहा है, और फिर आप अगली चक्कर में, है ना, या प्रक्रिया में क्या हो रहा है, साइकिल में चल रहे हो, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर को छोटे हिस्सों में विकसित किया जाता है, प्रत्येक इटरेशन में परीक्षण और सुधार होता है,
उपयोगकर्ता से फीडबैक के आधार पर बदलाव किए जाते हैं, और बड़े और क्या होते हैं जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, ये उपयुक्त होता है या इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, प्रोटोटाइप मॉडल। क्या होता है, तो प्रोटोटाइप मॉडल जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी का मॉडल है। ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर का छोटा प्रारंभिक संस्करण या प्रोटोटाइप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रोटोटाइप मतलब उसका एक डमी या एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जाता है। इसे उपयोगकर्ता को दिखाया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और सुधारों की जानकारी दे सकें। इसके बाद सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण क्या है, तैयार किया जाता है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हो गई, तो प्रारंभिक मॉडल जो है प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, फिर उपयोगकर्ता से फीडबैक लिया जाता है, फिर आवश्यकता के अनुसार इसमें सुधार और संशोधन किए जाते हैं। अंतिम सॉफ्टवेयर इस फीडबैक के आधार पर विकसित होता है। ठीक है, और फिर जटिल और नए प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें उपयुक्त होते हैं या इसमें बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आवश्यकताएं लिखा हुआ है, यूजर एवेल्युएशन है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा है, रिफाइनमेंट या सुधार होता है, सुधार हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद रिफाइनमेंट, फिर सुधार हो रहा है, फिर इसका प्रोटोटाइप हम बना रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फाइनली ये इंप्लीमेंट हो रहा है या फाइनली इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पाइरल मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल पूछा भी है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल जो है ये भी क्या है, एसडीएलसी का एक मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर विकास को चक्रों या साइकिल्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चक्र में योजना, जोखिम विश्लेषण, विकास और मूल्यांकन होता है। यह मॉडल जो है वो रिस्क ड्राइवन होता है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फेज होते हैं। तो पहला फेज इसमें आता है, आप देखोगे प्लानिंग। क्या आ रहा है पहला फेज इसमें, प्लानिंग। तो आवश्यकताओं को इकट्ठा करना और योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, रिस्क एनालिसिस यानी जोखिम विश्लेषण, संभावित जोखिम पहचानना और उनका समाधान करना। इसके बाद आप देखोगे तो क्या आ रहा है, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट यानी विकास, सॉफ्टवेयर निर्माण और इसका परीक्षण होता है। फिर एवेल्यूएशन आ रहा है, मतलब मूल्यांकन आ रहा है, तो उपयोगकर्ता से प्रतिक्रिया लेना और सुधार करना। ये हर चरण, हर चक्र या स्पाइरल लूप में क्या करते हैं, दोहराए जाते हैं और सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण चक्रों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। विशेषताएं इसकी क्या है, जोखिम पर आधारित या रिस्क ड्राइवन होता है, उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर आधारित सुधार इसमें होते हैं, बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त होता है, विकास और परीक्षण इसमें कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, विकास और परीक्षण क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। फिर आता है अजाइल मॉडल, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अजाइल मॉडल, ये पूछा जा सकता है ना, पहले नहीं पूछा गया है तो अब पूछा जा सकता है। ठीक है ना, पिछले 2 सालों में हमने इसको नहीं देखा तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अजाइल मॉडल जो है वो इस सॉफ्टवेयर विकास का एक मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे हिस्सों में या इंक्रीमेंट्स में क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। इनमें लगातार सुधार, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और सहयोग पर जोर दिया जाता है। आप देख सकते हो, ग्राहक की आवश्यकता सबसे पहले आती है, फिर योजना बनती है, फिर विकास और परीक्षण, समीक्षा और ग्राहकों की प्रतिक्रिया, और फिर हम इसी चीज को क्या कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं या इसी को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये इंटरैक्टिव और कैसा इंटरैक्टिव है और कैसा है, लचीला है। मतलब विकास जो है वो छोटे छोटे चरणों में होता है, ग्राहक सहभागिता, ग्राहक की प्रतिक्रिया हर चरण में शामिल होती है। ठीक है, तेज बदलाव स्वीकार्य, आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाते हैं, टीम सहयोग यानी डेवलपर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स का नियमित इसमें क्या होता है, सहयोग मिलता है। प्रत्येक चरण में परीक्षण होता है, हर इंक्रीमेंट का परीक्षण किया जाता है ताकि त्रुटियां जल्दी पकड़ी जा सकें, जल्दी से उनको सॉल्व किया जा सके। लाभ इसके क्या होते हैं, जल्दी और नियमित सॉफ्टवेयर वितरण होता है, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, लचीलापन होता है, टीम और ग्राहक के बीच क्या होता है, बेहतर संवाद इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है। चलिए, तो आगे हम बात कर लें भाई, इसमें आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 68 देखेंगे, डीबीएमएस के फायदे और नुकसान। 69 पर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार। फिर हम देखेंगे सिलेक्शन शॉर्ट को एग्जांपल के साथ समझेंगे डिटेल में। फिर हम फाइल हैंडलिंग क्या होती है ना, और वेब डेवलपमेंट क्या है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रबंधन सूचना प्रणाली या जिसको हम बोलते हैं MIS, ये क्या होता है। ब्लैक बॉक्स परीक्षण क्या होता है, व्हाइट बॉक्स परीक्षण क्या होता है और ग्रे बॉक्स परीक्षण क्या होता है। ये ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स आपसे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं 24-25 में। ठीक है, चलो आगे हम बढ़े। ठीक है, चलो तो 69 है ना, क्वेश्चन नंबर 69 पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार समझाइए। ठीक है भाई,
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हम प्रकार देख रहे हैं सीधे। सबसे पहले आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर के अंदरूनी कोड को नहीं देखा जाता, ठीक है, मतलब इसके इंटरनल कोड को नहीं देखा जाता, केवल इनपुट और आउटपुट की जांच की जाती है, ठीक है, किसमें, ब्लैक बॉक्स में। उद्देश्य क्या होता है, यह पता लगाना कि सॉफ्टवेयर अपेक्षित परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें सॉफ्टवेयर के कोड और लॉजिक को पूरी तरह इसकी जांच की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कोड और लॉजिक की क्या होती है, पूरी तरीके से जो जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, कोड में मौजूद गलतियों को या एरर को या बग को क्या करना, ढूंढना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आता है यूनिट टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्सों या मॉड्यूल की क्या होती है, इनमें जांच की जाती है। उद्देश्य क्या होता है, यह सुनिश्चित करना कि हर मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है फिर आपका इसको थोड़ा अपन करेक्ट कर लेते हैं। अगला आपका जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन परीक्षण, ठीक है। अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर उनका संयुक्त परीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मॉड्यूल्स के बीच, ठीक है, जो इंटरेक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग या सिस्टम परीक्षण। तो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि सिस्टम जो है, संपूर्ण सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमने क्या पढ़ा भाई, टेस्टिंग के टाइप पढ़े हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर परीक्षण क्या होता है, इसके पहले वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। बीच में जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 3 नंबर या 5 नंबर में उनको अच्छे से कवर करा दिया गया, इसलिए हमने उन पार्ट को छोड़ दिया या उन क्वेश्चंस को हम स्किप करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पर हम आते हैं। तो 72 में आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का अर्थ होता है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और इंटरनेट पर मौजूद डेटा और जानकारी को सुरक्षित रखना, ताकि उसे हैकिंग, वायरस, मालवेयर और अन्य साइबर अपराधों से क्या कर सकें, बचाया जा सके, है ना। मुख्य बिंदु क्या होगा, डेटा सुरक्षा, कंप्यूटर और मोबाइल में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। नेटवर्क सुरक्षा में आप बोल सकते हो नेटवर्क के जरिए डेटा ट्रांसफर को क्या कराना, सुरक्षित बनाना, इसमें शामिल होता है। साइबर अपराध से बचाव इसके अंतर्गत शामिल होता है, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है, ठीक है, रैंसमवेयर आदि से बचाव। सुरक्षा उपाय में आप देखोगे पासवर्ड या फायरवॉल का यूज किया जाता है, एंटीवायरस का यूज किया जाता है, या एनक्रिप्शन मेथड का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। तो डिजिटल दुनिया में सूचना और गोपनीयता की सुरक्षा क्या होती है, सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो साइबर सिक्योरिटी अगर 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है तो हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 73 है प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं MIS। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो अगर ये 5 नंबर में बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है कि MIS या प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है, समझाएं, ठीक है। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। परिभाषा इसकी क्या बन सकती है, MIS एक ऐसा कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो प्रबंधन के निर्णय लेने में सहायता करने के लिए सूचनाएं एकत्र, संग्रहित और प्रस्तुत करता है। मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन से हो गए, डेटा संग्रह हो गया, संगठन के अलग अलग विभागों से जानकारी एकत्रित करना या इकट्ठा करना, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित करना, सूचना उत्पादन यानी प्रबंधकों को सटीक और समय पर जानकारी देना, निर्णय सहायता, प्रबंधकों को योजना बनाने और निर्णय लेने में क्या करना, मदद करना, लक्ष्य संगठन की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स परीक्षण। अब ब्लैक बॉक्स परीक्षण ही अगर केवल 5 नंबर में आ जाए या 7 नंबर में आ जाए तो हम इसको कैसे लिख रहे होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ बताया हुआ। ब्लैक बॉक्स परीक्षण, सबसे पहले आप परिभाषा लिख देंगे। ब्लैक बॉक्स परीक्षण एक सॉफ्टवेयर परीक्षण तकनीक है। इसमें सॉफ्टवेयर के अंदरूनी कोड की जानकारी के लिए इसे क्या होता है, अंदरूनी कोड की जानकारी के बिना इसको जांचा जाता है। मतलब केवल इसमें इनपुट आउटपुट, केवल क्या होता है, इनपुट आउटपुट देखा जाता है, मतलब अंदरूनी जानकारी के बिना इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। यह मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को परखने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। 2024-25 में भी आप देख सकते हैं, मैंने इसको वहाँ डिटेल में ट्रिक के साथ बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ों को एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, जिससे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ, ठीक है। कोड का ज्ञान नहीं, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या होगा, कोड का ज्ञान नहीं, मतलब टेस्टर या प्रोग्राम जो इसकी टेस्टर हैं उनको अगर प्रोग्राम की आंतरिक संरचना भी नहीं पता तो भी इसको चला सकते हैं या कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है, सिस्टम
यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी इनपुट पर अपेक्षित आउटपुट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उपयोग क्या होता है, नई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। लाभ की हम बात कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर के फंक्शनल एरर का पता चलता है, टेस्टिंग यूजर पर्सपेक्टिव से होती है, ठीक है। सीमाएं आंतरिक लॉजिक की गलतियों को पकड़ने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, केवल ऊपर से क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, मतलब इंटरनल कोड्स वगैरह को या लॉजिक को नहीं देख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी लिमिटेशंस में हम इसको लिख सकते हैं इस पॉइंट को। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 बनता है व्हाइट बॉक्स परीक्षण। व्हाइट बॉक्स परीक्षण में आप बताओगे सबसे पहले परिभाषा कि व्हाइट बॉक्स परीक्षण एक सॉफ्टवेयर परीक्षण की तकनीक है जिसमें सॉफ्टवेयर के अंदरूनी कोड और लॉजिक को पूरी जानकारी लेकर क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोड में मौजूद गलतियों और बग्स को क्या करना है, सर्च करना है या ढूंढना है ना। मेन पॉइंट्स हम बता सकते हैं, कोड का ज्ञान आवश्यक है, जो टेस्टर होंगे या टेस्टिंग करने वाले होंगे उनको प्रोग्राम की आंतरिक संरचना का भी अच्छे से नॉलेज या पता होना जरूरी है। उसका उद्देश्य क्या होता है, सॉफ्टवेयर के लॉजिक, फंक्शन और कंट्रोल फ्लो का पता करना या सही तरीके से इसको जानना होता है। उपयोग इसका कहाँ होता है, छोटे मॉड्यूल्स में और क्रिटिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। लाभ की बात करते हैं तो आंतरिक एरर और लॉजिकल फ्लोज को पकड़ने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में सुधार क्या हो जाता है, संभव हो जाता है इससे। सीमाएं क्या हो गई, तो समय और मेहनत ज़्यादा लगती है। बड़े सिस्टम में हर कोड को क्या किया जाता है, पैच की टेस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये इसकी लिमिटेशन में शामिल हो जाएगा। अब नया क्या है, हम यहाँ देखें तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये हो सकता है हमसे इस साल पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक तो नहीं आया। हमने 24 का पेपर देखा है और 25 का पेपर हमने देखा, तो इन दोनों वर्षों में ये नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये, ठीक है, आपसे इस बार पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ग्रे बॉक्स परीक्षण क्या होता है, तो ग्रे बॉक्स परीक्षण एक मिश्रित तकनीक है जिसमें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स परीक्षण दोनों ही तत्वों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अभी हमने ब्लैक बॉक्स पढ़ा और क्या पढ़ा, व्हाइट बॉक्स पढ़ा, ठीक है। दोनों को हमने देखा, दोनों को जब मिला देते हैं या मिश्रित कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्रे बॉक्स तकनीक बन जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्लैक कलर में व्हाइट कलर मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, ग्रे कलर बन जाएगा। तो हम इन दोनों की चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि टेस्टर को आंशिक कोड या आंतरिक संरचना दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। परीक्षण मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता, आंतरिक लॉजिक दोनों को जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या हो गए, आंशिक ज्ञान। टेस्टर को कोड की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ जानकारी होती है, ठीक है, मतलब आंशिक ज्ञान में भी काम बन जाएगा। उद्देश्य क्या होता है, सिस्टम की फंक्शनल और गैर फंक्शनल खामियों को खोजना होता है। सुरक्षा और विश्वसनीयता, सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाने में मदद करता है। उपयोग क्या होता है, बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। लाभ क्या हो गया, तो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स परीक्षण के सकारात्मक पहलुओं का संयोजन किया जाता है, ठीक। तो आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया भाई, सारे 3 नंबर वाले टॉपिक कवर कर लिए और 5 नंबर वाले टॉपिक कवर कर लिए। मैक्सिमम हमने यहाँ पर देखेंगे आप, है ना, तो 70 प्लस यहाँ पर हमने क्वेश्चंस क्या कर लिए, कवर कर लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम कुछ 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम SDLC के विभिन्न मॉडल्स की बात करें तो ये हम थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर लेंगे। DBMS आर्किटेक्चर, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने समझा हुआ है। IoT के अनुप्रयोग मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन बताया हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या, ये हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट का क्या महत्व है, अजाइल मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो जो क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं मैं काफ़ी डिटेल में आपको वहाँ पर कवर करा दिए हैं, वो क्वेश्चन हम फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। हमने इसी सीरीज में या पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीज़ें लगभग कवर करी हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आता है DBMS का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो DBMS के आर्किटेक्चर को चित्र से समझाइए, ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे। DBMS आर्किटेक्चर जो है वो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली या संरचना के अंतर्गत आता है, ठीक है। परिभाषा आप बताएंगे कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने, संग्रहित करने और प्रबंधित करने का कार्य करता है। DBMS आर्किटेक्चर के स्तर की अगर हम लेवल की बात करते हैं तो उसको 3 स्तर्स में या 3 टियर आर्किटेक्चर्स में क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला स्तर जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल या बाहरी स्तर, ठीक है, जिसमें यूजर होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंटरनल स्कीम आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल। और फिर हमारे पास जो आ जाता है थर्ड, वो आ जाता है इंटरनल लेवल जिसको हम आंतरिक स्तर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये संरचना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं क्या, इंटरनल, पहला हम पढ़ते हैं इसमें एक्सटर्नल या बाहरी स्तर, ठीक है। यह जो है वो यूजर व्यू होता है, प्रत्येक यूजर को उनके हिसाब से डेटा दिखाई देता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कस्टमर व्यू, एम्प्लॉई व्यू, है ना, इसको हम, दूसरा हमारे पास होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू, है ना, जिसको हम सांकल्पित स्तर भी बोलते हैं।
यह डेटाबेस का लॉजिकल व्यू होता है, ठीक है। पूरा डेटा का सारांश या समरी जो होती है या स्ट्रक्चर जो होता है यहीं से तय होता है। एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं, टेबल्स हो गई, रिलेशनशिप हो गई या कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं इंटरनल या आंतरिक स्तर। तो ये क्या होता है, फिजिकल स्टोरेज व्यू होता है। डेटा कैसे स्टोर किया गया है, कौन सा पाथ लिया गया है, यह सब यहाँ से तय होता है। एग्जाम्पल्स की बात हम करते हैं तो इंडेक्सिंग, फाइल स्टोरेज और पॉइंटर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप लेयर जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, यूजर्स के लिए होती है। आप एक डायग्राम बना सकते हो इस तरह का। मिडिल लेयर जो होती है कॉन्सेप्चुअल लेयर होती है, डेटाबेस स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, रिलेशनशिप होता है। और तीसरी आप बता सकते हो बॉटम लेयर जो होती है, इसको हम इंटरनल लेवल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इसको फिजिकल स्टोरेज भी हम कह सकते हैं। चलो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, जिसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। वेब एप्लीकेशन है ना, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हालांकि हम वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बट है ना सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसे इंटरनेट या इंटरनेट के जरिए ब्राउजर में इस्तेमाल किया जाता है। यह कंप्यूटर या मोबाइल पर सीधे इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि वेब सर्वर पर रन होता है। इसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण जीमेल, अमेजन, गूगल डॉक्स, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के क्या होगा भी प्रकार होगा। सबसे पहले इसमें आता है, आप देखेंगे इसके प्रकार में, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, जिसको हम स्थिर वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें डेटा और कंटेंट पूर्व निर्धारित और स्थिर रहता है, कोई इंटरैक्टिव फीचर नहीं होता है, ठीक है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह इसके एग्जाम्पल में शामिल है। फिर हम बात कर लेते हैं तो आता है डायनामिक वेब एप्लीकेशन, यानी गतिशील वेब एप्लीकेशन। यह यूजर इनपुट के अनुसार डेटा को बदलता है, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, है ना। आप देखते हो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, यूजर को जैसी आवश्यकता उसके हिसाब से फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन। ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन में बताएंगे आप, यह ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पोर्टल वेब एप्लीकेशन। पोर्टल वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, विभिन्न यूजर्स के लिए कस्टमाइज कंटेंट और सेवाएं प्रदान करता है। इसमें हम गवर्नमेंट पोर्टल या जॉब पोर्टल्स को देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम सीएमएस वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। यह वेब कंटेंट को मैनेज और अपडेट करने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण हम बात कर सकते हैं वर्ड प्रेस या जूमला, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है भाई, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकार समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको 7 नंबर या 5 नंबर में देखने के लिए मिल रहा है एग्जाम के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या लिख रहे होंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एक क्या है, ऐसा आयोजन है जिसमें डेटा को संग्रहित, व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है, ताकि उस पर सुविधाजनक तरीके से संचालन या ऑपरेशंस क्या किए जा सकें। उद्देश्य क्या होता है, डेटा को जल्दी एक्सेस करना, अपडेट करना और प्रबंधित करना। डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला हमारे पास इसमें टाइप आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रेखीय डेटा संरचना। इसमें डेटा सीधे और क्रमवार तरीके से व्यवस्थित होता है। उदाहरण अरे हो गया, है ना, लिंक्ड लिस्ट हो गई, स्टैक हो गए, क्यूब हो गए, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। विशेषता, एक डेटा के बाद दूसरा डेटा आता है, ठीक है। ये रिवर्सल क्या हो जाता है, इसमें आसान हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अरेखीय डेटा संरचना। इसमें डेटा किसी क्रम या रेखा में नहीं होता है, जैसे ट्री है या ग्राफ है ना, इस फॉर्मेट में होता है। विशेषता क्या होती है, डेटा के बीच रिलेशनशिप क्या होते हैं, जटिल हो जाते हैं, ठीक है। हायरार्किकल और नेटवर्क रूप में क्या होता है, ये व्यवस्थित होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है समझाइए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है समझाइए, तो आप पहले परिभाषा बताएंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा क्रमिक चरणों का सेट है जिसे किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर पूरा करने तक पालन किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है, प्रोजेक्ट को समय, बजट और गुणवत्ता के अनुसार सफलतापूर्वक क्या होता है, पूरा किया जाता है या पूरा इसमें करना होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के चरण क्या हो गए, नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे आरंभिक चरण। तो प्रोजेक्ट का उद्देश्य और आवश्यकताएं तय की जाती हैं, फिजिबिलिटी और संभाव्यता का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सेकंड में हम देखेंगे प्लानिंग, योजना चरण, है ना। सेकंड क्या हो गया, योजना चरण। तो प्रोजेक्ट के कार्य, समय, संसाधन और बजट तय किए जाते हैं। रिस्क एनालिसिस और रिसोर्स एलोकेशन भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आप देखेंगे, है ना, थर्ड नंबर पर तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन। तो योजना के अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों को लागू किया जाता है और टीम द्वारा टास्कों को क्या होता है, पूरा किया जाता है। फिर हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर फोर्थ नंबर पर क्या आता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें आप बताओगे नियंत्रण और निगरानी। तो प्रोजेक्ट की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी, है ना, की जाती है।
डेविएशन होने पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोजर, है ना, या हम जिसको समापन चरण बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के परिणाम और डिक्लेरेटिव्स तो क्लोजर में हम देखेंगे समापन चरण, है ना। तो प्रोजेक्ट के परिणाम और जो डिलीवर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट देना है या यूजर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और लेसन्स, है ना, लर्न्स तैयार किए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए 81 हम देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना। हालांकि हमने इस चीज़ को पहले समझा हुआ है, ठीक है, पर हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के दौरान सभी विवरणों, निर्देशों, डिजाइन और प्रक्रियाओं का क्या होता है, लिखित रिकॉर्ड होता है। यह डेवलपर्स, टेस्टर्स और यूजर के लिए क्या होते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। महत्व हम बात कर लेते हैं, तो सटीक जानकारी प्रदान करना, सॉफ्टवेयर के डिजाइन, कोड और कार्यप्रणाली की स्पष्ट जानकारी इसके अंतर्गत होती है। भविष्य में सहायता, मेंटेनेंस और अपग्रेड करते समय और प्रयास क्या होता है, ये इससे बचाता है, ठीक है। टीम कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट टीम और अन्य स्टेक होल्डर जो है इनके बीच समन्वय और समझ बनाए रखते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यूजर गाइड, एंड यूजर्स को सॉफ्टवेयर के सही उपयोग और ऑपरेशंस के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। एरर और बग ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड होने से गलतियों को जल्दी खोजा और सुधारा जा सकता है अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो। लीगल और कंप्लायंस, सॉफ्टवेयर के डिजाइन और फीचर्स का ऑफिशियल क्या होता है, इसके अंतर्गत रिकॉर्ड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है, तो हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि हम लगभग 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस 100 ही थे, पर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, या हमने क्या कर लिया था, 3 नंबर या 5 नंबर में कवर कर लिया, तो हमने उसको 7 नंबर में नहीं पढ़ा। हम यहाँ से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने 100 के लगभग क्वेश्चंस यहाँ निकाले हुए थे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 था, ठीक है, जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है ना। तो जिन भी लोगों का एग्जाम है, जो 12th क्लास IT के अंतर्गत, है ना, क्लासेस देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी को ना एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमें एग्जाम में ध्यान रखना है ना, रिवीजन हमें प्रॉपर करना है एग्जाम के पहले हर चीज़ का, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें नहीं लेनी है, ठीक है। एग्जाम में अपने, है ना, माइंड को या अपने दिमाग को बिल्कुल हमें शांत रखना है, बिल्कुल, है ना, स्ट्रेस फ्री रहना है, और बिल्कुल फ्री माइंड हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, मैंने जो प्लान आपको बताए हैं उनके हिसाब से पेपर में हमें करना है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ना, IT के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको फिर एक बार बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं या बेस्ट विशेष, ठीक है। आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लेकर चल रहे होंगे। मैंने एक सीरीज भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में आप 90+ मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। उसमें एक वीडियो होगा जो लेक्चर नंबर 9 पर आपको मिलेगा, या क्लास नंबर 9 होगी। इसमें ये बताया गया है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, एग्जाम में जाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और एग्जाम से बाहर आने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना है या कौन सी सावधानियां रखनी है ना। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास को आप एक बार एग्जाम में जरूर देख लें। एग्जाम के पहले लगभग 20 से 25 मिनट का एक सेशन है या क्लास है, तो उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको फायदा मिल रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है।